टीवी आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। भर्तियां निकलना और उनका अदालत जाना ये तो किसी से छिपा नहीं है। हर भर्ती में कोई ना कोई नुक्ता निकालकर मुद्दा अदालत पहुंच ही जाता है। वहीं भर्तियों में कोर्ट कचहरी के बढ़ते खेल पर अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा है कि क्यों बन रहा है ये कल्चर। इस कल्चर को समझने की एक बार फिर से आज कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। नौकरी और नियुक्तियों का सवाल एक ऐसा अनसुलझा सवाल है कि अदालतें भी इस उलझन में उलझ कर रह गई हैं। इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी अदालत को भी टिप्पणी करनी पड़ गई। कोर्ट ने कहा कि तमाम भर्तियों में आंसर की को चैलेंज करना देश भर में एक कल्चर सा बन गया है। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आंसर की पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार कह रही है कि ये तमाचा है तमाशा करने वालों को। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से 69,000 छात्रों की भर्ती के विषय में अपना जो आदेश दिया है वह ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 15 वर्षों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती रही हो जो विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक बिना लटके, बिना झटके और बिना अटके पूरी हो गई हो। और अब ऐसा हो रहा है इस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के साथ। इस भर्ती में अब 69 पेंच फंसे हैं। कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि ये कल्चर हो गया है कि सरकार जो है भर्तियों में कहीं न कहीं कोई व्यवधान या तो स्वयं उत्पन्न करती है या ऐसे फैसले करती है जिससे कि व्यवधान नौकरियों की भर्ती में उत्पन्न हो जाए और वो भर्तियां न हो सके। ज्यादातर भर्तियों में यही होता है। भर्ती का विज्ञापन आते ही मामला अदालत का रास्ता देख लेता है और फिर अदालत का ये खेल नियुक्ति पत्र तक जारी रहता है। आलम यह है कि साल 2020 में भी साल 2002 से लेकर 2008 और 2010 तक की भर्तियां भंवर में पड़ी हैं। 3 दशक से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या समाजवादी की रही हो, बीएसपी की रही हो। लगातार नौकरियों के नाम पर जिस तरीके से बंदरबाट देखने को मिली, मजबूरन आदमी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। बहरहाल कभी नौकरशाहों की नीतियां और नियम तो कभी इन अभ्यर्थियों का खुद का अखाड़ा। भर्तियों का आलम यह है कि ज्यादातर अदालत के आंगन में खड़ी दिखाई देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सवाल यह है कि आखिर कोर्ट जाने से कैसे बचें भर्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तमाम भर्तियों में आंसर की को चैलेंज करना देश भर में एक कल्चर सा बन गया है। जी हां, यह कहना है देश की सबसे बड़ी अदालत का। उत्तर प्रदेश में भी कई भर्तियां कोर्ट के आंगन में हैं और अभ्यर्थी ये आस लगाए बैठे हैं कि अब उन्हें नौकरी मिलेगी, तब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन अदालती लड़ाई में किसी के हिस्से कुछ आता नहीं दिख रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका कराएं, चर्चा की शुरुआत करें। विजेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मेहा रश्मि, एडवोकेट, हमारे साथ हैं। मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। राधाकांत ओझा जी, एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से करते हैं। अमिताभ जी, आप जिस तरीके से 2020 चल रहा है, लेकिन आज भी 2002, 2008, 2010 की भर्तियां लटकी पड़ी हैं। ऐसे में प्रदेश में नौकरी और नियुक्तियों का सवाल है और लगता है कि अब अदालतें भी उलझ कर रह गई हैं। सवाल यह है कि भर्तियों को अदालत जाने से रोका कैसे जाए। देखिए, अदालतें उलझ के कम रह गई जी। हाथी के पांव में सबका पांव। आज जो एपेक्स कोर्ट है भारत का, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो टिप्पणी की ना, वो मूलतः ये बताती है कि न्यायपालिका आजिज आ गई ये भर्ती से जुड़े मामलात को सुनते सुनते। इसीलिए उन्होंने कहा एक कल्चर बन गया है, जहां देखो वहां मुकदमा, जहां देखो वहां मुकदमा, जिसको देखो वो मुकदमा कर रहा।
कि सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, खंडपीठ के, उप खंडपीठ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, मॉडिफिकेशन पिटीशन, एसएलपी, कोई उपबंध छूटा नहीं कानून का जो उत्तर प्रदेश में भर्तियों के लिए इस्तेमाल हो गया। कानून के तर्कश में जितने भी तीर हैं, उत्तर प्रदेश की 15, 20, 25 भर्ती पिछले 1.5 दशक की जितनी है, वो सब उन तीरों से घायल होकर यत्र तत्र अदालतों में करा रही हैं। और 10 20 लाख बच्चा जो है, नौजवान जो है, वो स्तब्ध है, निशब्द है, और हर बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण पाने के लिए एक टुकड़ा खेत का और गिरवी रख के इलाहाबाद या दिल्ली आ जाता है मुकदमा की तारीख पर। जी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तो ये बात बहुत समय से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कही, तो मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस चर्चा में न तो इस अधिकार पर कोई सवाल उठाने के लिए आया हूं कि आदमी को न्यायिक उपायों का इस्तेमाल करने का जो संवैधानिक अधिकार है, उसका स्वागत है, उस पर कोई सवाल नहीं। मैं तो बिल्कुल अलग मुद्दे पर आज बात करने आया हूं। मैं सारे विद्वान साथियों से आज ये समझने की कोशिश करूंगा कि भाई अगर यही अनंत काल तक कल्चर चलता रहा तो 2007 की भर्ती भी कोर्ट में है, 2019 की भर्ती भी कोर्ट में है, और 20 की भी कोर्ट में है। ठीक, अब टाइम आप जोड़ लीजिए, 7 से लेके 2020 तक सारी भर्तियां कोर्ट में हैं। अगर यही चलन चलता रहा तो उत्तर प्रदेश को सरकारी काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो अध्यापक हो, बीडीओ हो, आबकारी सिपाही हो, किसी भी स्तर के कर्मचारी हो, वो कहां से मिलेंगे? क्या उनके लिए जापान से भर्ती होगी? हॉलैंड वाले भर्ती करके भेजेंगे जहाज से? चाइना वाले भेजने, चाइना से तो अब चलो लड़ाई हो गई, अमेरिका वाले भेजेंगे? ये सूडान से आएंगे? क्या करेंगे? अगर यही चलता रहेगा अनंत काल तक तो समाधान का बिंदु कहां से मिलेगा? 2 लाख से ज्यादा, मेरी बात को फिर सुनिए, 2 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियां हैं, और भर्ती कोई किसी की होने नहीं दे रहा। वो कह रहा सिंगल बेंच लो, डबल बेंच, डबल बेंच लो सुप्रीम कोर्ट, आओ जी ठोको ताल, और दे मुकदमा, दे मुकदमा, दे मुकदमा, एक से निपटे दूसरी, दूसरे से निपटो तीसरी, तीसरे से निपटो चौथी। लगता है एक लिस्ट बना ली है कि भाई हमको इसमें 700 मुकदमे करने हैं इस भर्ती में, तो एक एक करके करेंगे, चलो आओ, ताकि 1400 दिन तो कहीं गई नहीं। बिल्कुल, कितनी भी जल्दी अदालतें काम करें, युद्ध स्तर पर रोबोट भी बन जाए रजिस्ट्रार ऑफिसेस, तब भी बोले जी इस भर्ती में ये क्यों है, ये क्यों लिखा है, अरे राजाज्ञा क्यों है, फलाना क्यों है, ढिकाना क्यों है, और 100 मुकदमे 69,000 में हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से अब तक 35-40 मुकदमे हो गए होंगे। भगवान का आशीर्वाद है आज भी एक हुआ है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने अस्त्र छुपा के रखे हैं, वो कह रहे पहले ये निपट लें फिर हम जाएंगे। मुझे तब भी बात थोड़ी समझ में आती, सारे मुकदमे के इच्छुक पक्षकार एक ही दिन हाई कोर्ट में मुकदमे ठोक देते, 100, 150, 200, 500 जितना चाहते, 1000-2000 वकील भी इंगेज होता उसमें, कम से कम एक बड़ी हियरिंग हो जाती। लेकिन ना, उससे भी ये खतरा है कि मामला जल्दी निपट सकता है। तो जल्दी निपटने में क्यों रखे? एक बार जाएंगे कि ये फला आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, दूसरी बार जाएंगे फला उस दूसरे आरक्षण का, तीसरी बार तीसरे का, चौथी बार चौथे का, 5वीं बार क्षैतिज आरक्षण होगा कि हॉरिजेंटल होगा कि वर्टिकल होगा। सारे आरक्षण के मुद्दे भी एक बार में नहीं जाएंगे अदालत में।
तो मैं तो भाई गांव देहात का आदमी, मैं सिर्फ आज ये राय जानने आया हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका हम लोग खोज सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का काम भी चलता रहे। पता है लोगों को, मेरे ख्याल से शायद पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार का 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया इसी अदालती लफड़ों के चलते। अधिकांश कर्मचारी संविदा पर आ चुका है। 15-16 लाख आदमी मेरे ख्याल से संविदा पर काम कर रहा होगा। स्थायी कर्मचारी तो बचे नहीं, क्योंकि रिटायर होता जा रहा, भर्ती तो किसी को होने नहीं। तो क्या हम प्रदेश संविदा पर ही चलाएंगे? और ये मुकदमे की लत अगर पीसीएस वाले में भी चली गई, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जाने में कोई मुझे बहुत समय नहीं लगता, तो क्या हम एसडीएम भी संविदा पर रखेंगे? सिटी मजिस्ट्रेट संविदा पर रखेंगे? तहसीलदार संविदा पर रखेंगे? क्या हो भाई, चलो भर्ती कैंप लगाओ, 10-10 हजार रुपया सबको महीने में देंगे, एसडीएम बन जाओ, और 11 महीने की तनख्वाह देंगे, उसके बाद रिन्यू करेंगे। फिर ऐसे शासन चलाएंगे? ऐसे शासन चलाएंगे? मास्टर संविदा पर, प्रिंसिपल संविदा पर, बाबू संविदा पर, चपरासी संविदा पर, टेक्नीशियन संविदा पर, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पर। मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, यही कल्चर रहा तो मनोज मिश्रा और अनुराग भदौरिया, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे पुलिस भी संविदा पर आ जाएगी। वही स्थिति होगी। इसलिए आज मैं आया भाई, एक बार समझ लूं विद्वान लोगों से कि कोई रास्ता खोजेंगे कि नहीं। राधाकांत ओझा जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। राधाकांत जी, अदालत जाने का सबका अधिकार है, अदालत में अपनी अपने दांव पे चलने का सबका अधिकार है। अदालतें कैसे काम करती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीफ जस्टिस ने, कई मुख्य न्यायाधीशों ने रिटायरमेंट के बाद बड़ी टिप्पणियां की हैं, वो आपको मालूम है, मैं दोहराऊंगा नहीं। तो क्या हम उस अंधी सुरंग में प्रवेश कर गए हैं जहां पढ़िए और पढ़ने के बाद मुकदमा लड़िए और रिटायरमेंट की एज को प्राप्त कर जाइए और वानप्रस्थ पर चले जाइए? राधाकांत जी। हाँ, सही कह रहे हैं जी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं जी। ये आपका अभी मैंने पूरा आपको मैंने सुना, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पे आप आज के डिस्कशन को ले जाना चाह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेसिक इशू पे आज डिस्कशन होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पे, या ऐसे एडहॉकिज्म चलेगा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सिलेक्शन, आप जरा समझिए, मैं स्वतः 2-2 बार आईएएस दिया हूं, पीसीएस वेटिंग से सिलेक्शन हुआ था। हम लोग कमीशन पे कभी क्वेश्चन रेज ही नहीं करते थे। क्या हमारी जो संस्थाएं हैं जो चुनाव करा रही, जो ये सिलेक्शन कर रही हैं, वो जिम्मेदारी निभा रही हैं? प्रश्न आएगा कि नहीं। सरकार की नीयत ठीक है, सरकार चाह रही है। जो मैंने देखा, आपके मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम जो है रोजगार देंगे, लेकिन जो संस्थाएं चुनाव करा रही हैं वो पारदर्शिता के साथ और इस नहीं करे, जैसे इसी में अभी आपने बताया के साथ चली गई। मैं तो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने एक साथ खत्म हो गया? जी ठीक है राधाकांत जी, आएंगे आपके पास दोबारा। हमारे जी ठीक है राधाकांत जी, आएंगे आपके साथ। कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं जिनके चलते शायद आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। दोबारा आएंगे आपके पास। मेहा रश्मि हमारे साथ हैं,
युवा वकील हैं, ये उसी पीढ़ी की वकील हैं जिस पीढ़ी के बच्चे मुकदमा लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, घर से खेत बेच के, गांव से। मैंने सारी बात मान ली मेहा, मैं तो उस सवाल का जवाब खोजने आज आया हूं कि ऐसे ही अनंत काल तक मुकदमेबाजी फलती फूलती रही तो हाई कोर्ट का इलाका गुलजार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का इलाका गुलजार रहेगा, लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश के अस्पताल, उत्तर प्रदेश की तहसीलें, उत्तर प्रदेश के स्कूल खाली हो जाएंगे, लोग रिटायर हो जाएंगे, नए आएंगे नहीं, मुकदमे चलते रहेंगे, सब लोग सत्यनारायण कथा का पाठ करेंगे क्या? 23 करोड़ लोगों का शासन कैसे चलेगा? जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और मैं ये आप तो थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मैं उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उम्र वही है जो जिस उम्र में बच्चे लड़ रहे हैं मुकदमा, मैंने ये कहा। जी, ये नहीं कहा कि आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं भी उनको हमेशा उसी डायरेक्शन में गाइड करूँ जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हर अधिकार के साथ एक करस्पॉन्डिंग कर्तव्य भी है हर लिटिगेंट का, कि वो ऐसे कोई मैलिशियस लिटिगेशंस ना करे जिसका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह से भर्ती प्रक्रिया को डिले कराया जाए। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखें तो ये मकसद किन लोगों का है? 2 लोगों का है। पहले वो शिक्षा मित्र जो चाहते नहीं है कि भर्ती कंप्लीट हो, जैसा आपने कहा, वो चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट एज तक पहुंचे और फिर वो सरकार से पेंशन उठाएं। जैसे सरकार ने उन्हें बरसों पाला है वैसे उन्हें उनकी मृत्यु तक पालते रहे। दूसरे वो कैंडिडेट्स जो कट ऑफ मार्क नहीं स्कोर कर पाए हैं, वो अनसक्सेसफुल रहे हैं एग्जाम्स में, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से अपॉइंटमेंट ना हो, कुछ करके उनकी भर्ती हो जाए। इसमें अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट बरसों से कहती आ रही है कि एक बार अगर किसी कैंडिडेट ने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले लिया तो उसका कोई हक नहीं बनता कि जब उसका सिलेक्शन ना हो, जब वो एग्जाम में फेल हो जाए या इंटरव्यू में फेल हो जाए, फिर वो वापस मुड़कर आकर कहे कि अरे नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में तो ये गलती थी, वो गलती थी। मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1995 से लेकर 8 अप्रैल 2020, रमजीत सिंह वर्सेस संजीव कुमार ने बार बार सुप्रीम कोर्ट यही बात दोहराई। आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये मेरे संज्ञान में था, लेकिन अदालतों पर टिप्पणी करते समय थोड़ा मर्यादा में भी रहना पड़ता है। मैं हैरान हूं जब ये नजीरे हाई कोर्ट में हैं मौजूद उत्तर प्रदेश के, तो सोमवार को 7 और मंगल को 12 याचिकाएं कैसे स्वीकार हो जाती हैं? ये सवाल उठेगा। बिल्कुल, यही हमारी सबसे पहली सवाल यही उठेगा। आती है। बिल्कुल सवाल उठना चाहिए और इसका जवाब यही है कि इस कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लेना चाहिए। अनलेस देयर इज समथिंग एक्सेप्शनल, आएंगे कोई भी पास, ऐसी याचिका एंटरटेन नहीं होनी चाहिए एडमिशन से पहले ही उसे। जी आएंगे आपके पास। मैं मनोज मिश्रा जी के पास चलूंगा। मनोज जी, आज की बहस थोड़ी अलग किस्म की है, अलग मिजाज की है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के हाई कोर्ट से कहे कि भर्ती से जुड़ी याचिकाओं में अगर सब्सटेंस नहीं पाया जाए और लगे कि ये मेलाफाइड इंटेंशन से दायर की गई और समय लगाया गया, तो उनमें वो कड़ा रुख अपनाए। एक दूसरा, क्या अब समय नहीं आ गया कि अदालतें इसको कॉपी दिखा दो, उसको नंबर ऐसा कर दो, इसको ये फार्म की अनुमति दे दो, ये निर्णय करने की बजाय ये निर्णय भी करना शुरू करें कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों के चलते भर्ती प्रक्रिया कोर्ट्स के मुताबिक सही नहीं रही, उन अधिकारियों को दंडित करने का अनाउंसमेंट भी करें अपने निर्णय में कि सचिव विशेष बेसिक शिक्षा परिषद 15 साल की जेल, फलाने 10 साल की जेल, परीक्षा नियंत्रक, रासुका, या इससे कम पे कोई बात बन सकती है? मनोज मिश्रा जी, मुझे नहीं लगता। अब कोरोना लास्ट स्टेज में है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। जी इसलिए आप बधाई की बात, लेकिन हमें एक उदाहरण याद आ रहा है
कि ये न्यायपालिका का दुरुपयोग करने जैसी बात समझ में आ रही है। जैसे कि जब PIL शुरू हुई तो सोशल काज के लिए या जस्टिस के लिए अप्लाई करते थे, PIL करते थे। बाद में लोग राजनीतिक हितों के लिए करने लगे और अपने विरोधियों को निपटाने के लिए करने लगे। तो कई बार माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने PIL कर्ताओं को डांटा बहुत बार। और नहीं, डांटने का टाइम चला गया, डांटने का टाइम चला गया। अब तो 10 लाख रुपया का जुर्माना लगाने का टाइम आ गया भैया। अब डांट से कुछ नहीं होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात, कोरोना के लास्ट स्टेज का मरीज मुलेठी खाने से ठीक होगा क्या? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो मतलब हम मेंटेलिटी की बात करते जी। हैं। ये भर्ती फसाऊ गैंग है और ये वो लोग इस भर्ती फसाऊ गैंग, मैंने पिछली बार भी आपसे डिबेट में कहा था कि बच्चे इतना पैसा कहाँ लाते हैं, इतने महंगे वकील कैसे करते हैं, ये विषय मेरे दिमाग भर में घूमता रहता है। लेकिन अगर मान लो खेत बेच के करते हैं, किसी कारण करते हैं, तो उनकी आप सोचिए कितनी बेचैनी है। मुझे तमाम 69,000 में से अभ्यर्थी मिले तो बेचैन है, परेशान है, डेढ़ साल से फंसे हुए। अब माननीय उच्च न्यायालय उसमें, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय आए वो सरकार के पक्ष में आए, यानी कि सरकार ने जो चीजें करी उसको कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अप्रूव किया और उच्च न्यायालय ने भी अप्रूव किया डबल बेंच ने। इसके मतलब सरकार की मंशा साफ है और सरकार नौकरियां देना चाहती है। जी ठीक है। अब भर्ती फसाऊ बैंक क्या करता है कि ये पहले सीटें दिखती थी समाजवादी पार्टी सरकार में, तो उन्हें लगता है इतना बड़ा चंक हमारे हाथ से निकल गया। जी अनिल यादव जैसे लोग, उनके लोक सेवा आयोग के ठीक है। मनोज जी आएंगे आपके पास। मनोज भाई अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों को बहस में ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया, मैं पार्टी के स्तर पर आज बहस कतई नहीं ले जाऊंगा, इसीलिए जब मामला अनिल यादव की ओर गया, वो समाजवादी पार्टी की ओर जाता, तब मैंने मनोज भाई को भी कहा कि छोड़ दो आज इस विषय को। आज केवल एक ही एजेंडा मेरा, ऐसे ही अदालतों में कुश्ती होती रही तो उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगी, तहसील कैसे चलेगी, अस्पताल कैसे चलेंगे, सरकारी SDM का दफ्तर कैसे चलेगा, सिटी मजिस्ट्रेट का दफ्तर कैसे चलेगा, क्या हम लोग दरोगा, इंस्पेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM भी 2-4 सालों में संविदा पर रखेंगे? मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि 2007 में कौन था, 12 में कौन था, आज कौन है उत्तर प्रदेश में। यह ट्रेंड कॉमन है, यह स्थिति मुझसे ज्यादा किसने देखी, इसलिए सब वही है। इसलिए पार्टी छोड़कर आज हम सिर्फ ये बात करें कि अगर इसका समाधान नहीं मिला तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट संविदा वाला होगा, CO सर्किल ऑफिसर पुलिस का संविदा का लड़का होगा और मास्टर और प्रिंसिपल भी संविदा का होगा, क्योंकि वही अदालत से बाहर है, बाकी तो सब अदालत में है। अनुराग जी देखिए, एक चीज़ तो अमिताभ जी आपको समझनी पड़ेगी, हम सभी को समझनी पड़ेगी कि जो सरकार होती है, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि जो वैकेंसी आप निकालते हो तो उस वैकेंसी जो आपने निकाली है, जो उसके आपने मापदंड अपनाए हैं कि इतने मार्क्स होने चाहिए, इतनी सीट रिजर्व है, कट ऑफ लिस्ट ये है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वो अगर ट्रांसपेरेंट होगी और उसको एक बार बता दिया जाए कि ये पैमाने हैं, ये मापदंड है, ये मार्क्स और ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी में इतने मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और इतनी सीटें ये रिजर्व को जा रही हैं, इतनी अनरिजर्व हैं, इतनी ये जो आपने कैटेगरी बनाई है। बट ये आपको बहुत ट्रांसपेरेंट पहले ही बता देना पड़ेगा जब आप उनके फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हो, और जब आप फॉर्म की स्क्रूटनी कर रहे हो तो स्क्रूटनी प्रॉपर तरीके से कर लो, उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से आपने वो मापदंड बनाए हैं। बट होता क्या है कई बार कि जो आपने एक रूपरेखा बनाई है उसके बाद आप सारे फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते हो तो पता चलता है कि वो जो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई कि अनरिजर्व वाला रिजर्व में चला गया, रिजर्व वाला अनरिजर्व में आ गया, जो त्रुटियां पाई जाती हैं। अभी जो त्रुटियां होती हैं, इससे एक मौका मिलता है किसको, किसी के साथ अन्याय अगर होता है तो अपने अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाता है। अब वो जो आवाज उठाता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो अगर वो सही उठा रहा है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी कोर्ट में या किसी तरह सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। जो अगर
मापदंड के खिलाफ माने बेवजह अगर वो अपील कर रहा है या पीआईएल दाखिल कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये यहाँ पे ये हो रही है अमिताभ जी कि सरकार पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है। सबसे पहले बोलती है कि हम जीरो टॉलरेंस और अनुराग जी ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुराग जी, ठीक एग्जाम के पहले रुको एक सेकंड, विजय भाई को बहस में ले लो। आउट हो तो ठीक है अनुराग जी, अनुराग भदौरिया एक मिनट रुको भाई, विजय भाई को बहस में ले लो। अनुराग बाबू मैं आज दूसरे मूड में था, आप लोग बहस को खींच के वहीं खूंटे से बांध देते हो। 2007 की भर्ती अदालतों में है, कौन था सरकार में? 8 की भर्ती अदालतों में है, 9 की भर्ती अदालतों में है, 20 तक की भर्ती अदालतों में है, सब रह लिए। हमने सारे दूल्हा देखे और सारी बारातें देखी, सब रह लिए सरकार में। अजीत सिंह को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री रह लिए। उत्तर प्रदेश में कौन नहीं रह लिया? अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी रह लिए, मायावती जी रह लिए, अखिलेश जी रह लिए, जो आज की सरकार है उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम एग्जाम ले किसका रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रुको रुको भाई, इसी मैं समझ गया, वही गलत है। इसी इसका क्या उपाय है बताइए? कम से कम आप यूजी से कंसल्ट कर लीजिए ना कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, उसकी आंसर शीट क्या होगी। तब तक मुकदमेबाजी को खाद पानी मिलता रहेगा। ठीक है अनुराग, चलेगा बताइए, रुकना होगा। विजय सिंह 10 लाख रुपए दे के आप भर्ती करवाएंगे तो कोर्ट जाएगा ही। विजय सिंह, मैं फिर उस बात को बता दूं जो बात अनुराग कह रहे हैं। जी सर, 2-2 लाख की भर्ती क्वैश कर हो गई अदालतों से। क्या 2 लाख सिपाही भर्ती हुए थे? मैं उन सब में जाना नहीं चाहता। क्या हुआ था, क्या परिस्थिति थी? एक ही हमाम है और उसमें हम सब खड़े हैं, ये क्यों नहीं मानते? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमाम में खड़ी है। उसने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, उसने बोला था अच्छा आपने ये कहा था भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जहां पे 5 लाख रुपए देके आप भर्ती करवा रहे हैं। अरे ठीक, यहाँ पे आप लगातार एक ही परिवार के 4 एक मिनट रुको, अरे भाई रुको अनुराग बाबू, 50-145 बंद करिए, विजय सिंह के पास बात करेंगे। विजय जी क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जी सर, देखिए आपको साधुवाद है कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई। 2 बातें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। सरकार और संस्था दोनों की भावना अपवित्र हुई मायावती जी के अंतिम कार्यकाल से लेकर के और आज तक, और एक काकस बन गया भर्ती माफिया और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों का। तो हमें एक तो काकस तोड़ना होगा, दूसरे भावना को पवित्र करना होगा। अभी आदरणीय ओझा जी कह रहे थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि हम संघ लोक सेवा पर अंगुली उठाएंगे, कोई सोच नहीं सकता था कि हम भर्ती बोर्ड पर अंगुली उठाएंगे। लेकिन संस्थाएं अपवित्र हुई 2 कारणों से। जो सरकारें आई उन्होंने एक खास जात या वर्ग को नौकरी देनी चाहिए या पैसा लेना चाहा, क्योंकि भर्ती बोर्डों के चेयरमैन वही सरकार ही बनाती है। तो ये दोनों जब अपनी पवित्रता खो दिए तभी लोग न्यायालय की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। इसको रोकने का केवल एक तरीका है। जब आदित्यनाथ जी सरकार में आए तो एक भरोसा लोगों को बना था कि वो संत पुरुष हैं, शायद उस पवित्रता को बहाल करेंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि जो अंतिम भर्ती विवादित है उसमें भी सरकार की नीयत साफ नहीं थी। भर्ती घोषित हो गई, परीक्षा हो गई, उसके बाद कट ऑफ तय हुआ कि हम 45% पर लेंगे कि 60% पर लेंगे। तो हमें भर्ती बोर्ड की पवित्रता बहाल करनी पड़ेगी और खुद सरकार को पवित्र होना पड़ेगा। वैकेंसी निकाल रहे हैं 70,000, इसमें जो भी योग्य होगा वो आएगा। करेंगे आप इसे नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा जारी है। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली।
जो नागरिक अपने घर लौटे उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी ना हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो। कारोबार फले फूले फिर प्रण लिए उठ खड़े हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का संकल्प लिए चल पड़े हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो बात चल रही है भर्तियों को लेकर और भर्तियों का बार बार कोर्ट में पहुंच जाना। अमिताभ जी के पास सीधे हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। ओझा जी, आधे घंटे की बहस में कोई लब्बो-लुबाब नहीं निकला और इतनी जल्दी निकलना भी नहीं है। बीमारी छोटी तो है नहीं, कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व्ड है। आप अदालत के आदमी हो, वकील हैं। मेरे जहन में दो सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। भर्ती के मामलात में 2007 से मान लो ये बवाल शुरू हो गया, ये सुनामी आ गई थी, दे अदालत दे अदालत दे अदालत। हालांकि वकीलों के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी प्रदेश के लिए खराब है। कभी अदालत ने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो नियामक संस्था है वो गड़बड़ करती है। अदालत तो इस बात के लिए इंपावर्ड है, मेरे सवाल को गौर से सुन लीजिएगा, इंपावर्ड है कि वो कहे फला परीक्षा निरीक्षक के खिलाफ गैंगस्टर लगाओ, जेल भेजो, 48 घंटे के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करो। फला बाबू को, फला कलेक्टर को, फला इस फलाने को, परीक्षा आयोजक को जेल भेजो और 24 घंटे में आके कंप्लायंस रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी दाखिल करे। अगर ऐसा किया होता तो आज ये बीमारी नहीं होती। 2007 से अब तक तो 1700 फैसले हो चुके। आज तक मैंने नहीं सुना कि अदालत ने कहा हो। अदालत ये तो कह देती है कि फला आईएएस अधिकारी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात मत करो। अरे भाई क्यों? ये तो आप बता देते हो। संजय शरण कौन थे अखिलेश जी के समय में, बोले जी इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर फेंको, वो भी अप्रत्याशित फैसला था। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि फलाने आयोग के चेयरमैन को जेल भेज दो और गैंगस्टर लगाओ। प्रक्रिया सीमित हो जाए, भय व्याप्त हो जाए, अधिकारियों को समझ में आ जाए कि सरकारें बचाना भी चाहे तो अदालतें बचने नहीं देंगी, जेल भेज देंगी। ऐसा क्यों नहीं करते? हेलो जी, आप जरा मैं आपको बता दूं जी, न्यायालय सदैव संस्थाओं का सम्मान करती है, लेकिन आप हरियाणा और महाराष्ट्र में देख लीजिए चेयरमैन जेल गए। महाराष्ट्र और जापान में हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ओझा जी। महाराष्ट्र की बात बाद में करेंगे, जब कभी करेंगे तो चर्चा करेंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं। हाँ। आज आप उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा कि इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिल यादव जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे उनके खिलाफ कहा गया। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। इस पर मैं नहीं प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, हाई कोर्ट की अपनी एक लिमिटेशन है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत वो क्वेश्चन के मामले में एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार या इसके जो अधिकारी हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन या अगर प्रोविजन गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं करती आज तक? ठीक है, नहीं मेरा सवाल ये नहीं था।
आप सेकेंडरी बोर्ड में चले जाइए, ओझा आप जी अभी एक मिनट, किसी नियामक में चले जाइए। ठीक है ओझा जी, पिछली बार मेरा सवाल ये नहीं है, आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। मेरा सर एक सेकंड सुन लो महाराज। आपका वकीलों का जो पक्ष है इस मामले में वो तटस्थ पक्ष नहीं है, क्योंकि वो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। इसलिए मेरा सवाल सुनना बहुत जरूरी है इस वक्त। मेरा प्रश्न ये है, हम कह रहे हैं सरकारें नहीं मानी, पिछले 15 साल की सरकारों ने अदालतों की बात नहीं मानी, इनने तो कहा न्याय करो, नहीं हुआ, मान लो, हमने मान लिया। तो अदालतों ने पलटकर चीफ सेक्रेटरी को तलब क्यों नहीं कर लिया और कहा इनको 24 घंटे के लिए हिरासत में भेजो? अदालतें तो ऐसा करती है, टोपी लगा के अधिकारी ना आए तो अदालत कहती इसको 24 घंटे हिरासत में भेज दो, तब तो ना कहे। और इसमें कह दिया हमने तो सरकार को लिख दिया था कि भाई कार्रवाई करो, 25 साल हो गए अब नहीं की तो हम क्या करें? ये कोई तर्क नहीं हुआ। इसी के पिछली वाली भर्ती में आपके नियामक के प्राधिकारी कोर्ट में 5-5 दिन खड़े थे, उनसे सारी बातें कही। जब वहां से आदेश होता तो पुनः गलत करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही सरकार के पास? करनी चाहिए। ठीक हो जाए, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, ये चीज आप समझ लें। हाँ, मैं समझ गया, सब समझ गया महाराज, रुको। अगर हाईकोर्ट काम करेगी समझ तो गया उनके लिए- मैं रश्मि, मेरा सवाल वही बड़ा कॉमन मैन का सवाल। अगर मैं मान लीजिए हाई कोर्ट हूं और मुझे लगता है कि फला ऑफिशियल ने करप्ट प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया, तो मैं सरकार को कंपेल कर दूंगा कि एक टाइम फ्रेम के भीतर इनको निरुद्ध करके इन धाराओं में हमको कंप्लायंस दाखिल करिए। कोई सरकार कैसे उससे बाहर भाग सकती है? टेल मी। मैंने हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर्स नहीं देखे। बिल्कुल, अगर अदालत चाहे तो चिट्ठी लिख दी, अगर बोले भाई देख लो, डायरेक्शन बिल्कुल सरकार को इशू कर सकती है। आपका जो सवाल है अमिताभ जी, जो मैं समझ रही हूँ कि क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। प्रॉब्लम से तो हर कोई वाकिफ है कि दिक्कत क्या हो रही है। हाँ। अब हम इस बहस में ये इस अंजाम पर आना चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। ठीक बात। तो मेरे अनुसार माय 2 सेंट्स आर दैट इसमें एक पार्टी मिलकर कुछ नहीं कर सकती, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार को सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि उसे भर्ती कैसे करनी है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए कि कोई कैंडिडेट कोर्ट जाकर कह सके कि आपने इस सवाल का जो जवाब आंसर की में दिया है वो गलत है। कैसे हो सकता है ऐसा? लाखों लाख कैंडिडेट्स की भर्ती हो रही है और आप 100 क्वेश्चन ठीक नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी चीज, कोर्ट्स को इस इशू में बेहद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बेहद कॉस्ट डालने पड़ेंगे लिटिगेंट्स पर जो फ्रिवलेस लिटिगेशंस लेकर आते हैं। तीसरी चीज, लिटिगेंट खुद, जो मेरे फेलो डिबेटर ने कहा कि सोच को पवित्र करना पड़ेगा। हर लिटिगेंट जो अपनी मतलब की बात लेकर आ रहा है, जो लार्जर स्कीम में थिंग्स नहीं देख पा रहा है कि सरकार सफर कर रही है, प्रदेश सफर कर रहा है, कंट्री सफर कर रही है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, पुलिस में कांस्टेबल नहीं है, देश की रक्षा नहीं हो पा रही है। लिटिगेंट को अपनी सोच पवित्र करनी पड़ेगी, तभी इस मुश्किल में जो हम सब फंसे हैं उस मुश्किल का कोई उपाय निकल सकता है। बड़े अच्छे सुझाव दिए, लेकिन मैं आपके तीसरे सुझाव को इस आधार पर उससे अपनी की सहमति नहीं व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो जो प्रतिभागी है ना, उसके पास जो चश्मा है उसमें सिर्फ उसको अपना दिखता है कि भाई मेरा हो जाए तो ठीक, मेरा नहीं हुआ तो बेकार। इसलिए वहां तो नहीं, वहां तो अदालत को ही हाथ में लेने पड़ेगा पहल। बाकी ये उनसे ही नहीं होगा कि सब लोग धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। ये तो आज तक नहीं हुआ। पंडित जी हजारों साल से कह रहे भारत में, तो अब क्या होगा? इसलिए वो अदालतों को अपने हाथ में लेना होगा। सरकारी मुलाजिम और एप्लीकेंट और लिटिगेशन करने वाले दोनों के अगर इंटेंशन पर अदालत को शक हो तो निर्णायक सजा तत्काल सुनाई जाए। विजेंद्र भाई, मेरा सवाल वही, क्या हम एक ऐसी अंधी गली में, अंधी सुरंग में फंस गए हैं जहां भर्ती निकलेगी तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भटकते भटकते, लटकते लटकते, अटकते अटकते ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि जिस बच्चे ने 25 साल की उम्र में फार्म भरा वो 45 का हो गया और भर्ती झूल रही अदालतों में।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है आदरणीय अग्निहोत्री जी कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन या परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेदार मानते हुए हमें जेल भेजना होगा, जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर भेजना होगा। और जो पिटीशन लेके जा रहे हैं उनको भी अगर पिटीशन में दम नहीं है तो उन्हें दंडित करना होगा, क्योंकि हमसे, सरकार से और पॉलिटिकल पार्टियों से पवित्रता की आशा करना शायद व्यर्थ जैसा हो रहा है, क्योंकि 2007 से 3 सरकारें आ चुकी, लेकिन कोई पार्शियलिटी में कोई अंतर नहीं आया। 1% 2% में नहीं जाना चाहता, मैं किसी पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये सारा सवाल हमारी ही पवित्रता का है। अब हम पवित्र नहीं हैं और हम मुख्यमंत्री हैं, तो अब जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के लिए घातक है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं बचा है अब जो आप कह रहे हैं उसके अलावा कि हम भर्ती बोर्ड के चेयरमैनों को जेल भेजें, परीक्षा कंटिन्यू रहे। अनुराग भदौरिया, ठीक है, उनको जेल भेजिए। ठीक है विजन भाई, ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं, कम है, तो आप परीक्षा नियंत्रक बनने लायक नहीं है। जी ठीक विजन भाई। अनुराग भदौरिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आज से 1 दशक पहले से सरकारों ने, और अगर सरकारें मान लीजिए उसमें कुछ अपने राजनीतिक हितों के चलते हीला हवाली भी करें, तो अदालतों ने अगर इस पर कमर कस ली होती कि जिसने परीक्षा कराई उसकी परीक्षा में गफलत पाई जाएगी तो जेल जाए बिना बचोगे नहीं, चाहे किसी आका का हाथ हो, तो अब तक मेरे ख्याल से 100, 200, 500 बड़े लोग जेल चले गए होते, और भगवान का नाम लेके रूह कांपती परीक्षा में गड़बड़ी करने की। नहीं, एक भी जेल नहीं गया। बहुत हुआ, विभागीय जांच हो गई, विभागीय जांच का किसी को पता ही नहीं लगता क्या हुआ। अनुराग जी, वही 20 उदाहरण तो मैं गिना दूं पिछले 15 साल के, 15 साल के 20 उदाहरण मैं गिना दूं। भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी मौज लेते रहे, भ्रष्ट से भ्रष्ट, जिनके बारे में जग जानता था। दिक्कत यह है अमिताभ जी, अमिताभ जी, दिक्कत यह है कि जब भी प्रेजेंट की बात होती है तो हम इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे देश में सुधार नहीं हो पा रहा है। हम कोई भी घटना घटती है तो हम पीछे देख के, उस पीछे का उदाहरण देख के नई जो घटना है उसको दबा देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे समस्या हमेशा खड़ी रहती है। अब देखिए, जो घटना अभी घटी है, जो लास्ट भर्ती हुई है 69,000 की, अब इस पे अगर सब लोग, अगर सरकार इस पे मजबूती से एक्शन ले लेती कि भाई कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो नेता हैं जिसमें उन्होंने इन्वॉल्व हैं, या कोर्ट उस पे संज्ञान ले ले भाई कौन नेता है, कौन अधिकारी है, ये नेक्सस कौन सा है, और उसको सरकार उजागर कर देती और उनको पकड़ के जेल में डाल देती टॉप लोगों को। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कोई छोटे लेवल के नेताओं से, छोटे लेवल के कार्यकर्ताओं से इतनी बड़ी चीज हो जाएगी कि भाई आप 5 लाख 10 लाख दे दोगे और हम आपको भर्ती दे देंगे, टेंडर भी दिला देंगे, सारा काम हो जाएगा और आपका नाम भी आ जाएगा और आपके राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा और 150 में 145 आ जाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक चली होगी ना बात ये। तो ऊपर से नीचे तक के लोगों को अगर आपने पकड़ लिया होता, पकड़ के उनको सजा दे दी होती, तो शायद ये जो आप कह रहे थे ना, ये प्रोसेस यहीं रुक जाता। लेकिन सरकार चूंकि बात तो करती है लेकिन अपना हित साधने में लग जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहती है ना कि हम बात करेंगे, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, क्या कहते हैं, 0 टॉलरेंस होगा। लेकिन 0 टॉलरेंस होता तो आप तुरंत उजागर करते, जेल डाल देते। तो नहीं हुआ ऐसा ना। कैसे हो गई हिम्मत लोगों की, भाई एक परिवार के 3-3 4-4 लोग भर्ती हो गए और आपकी जो आंसर सीट है, उसका जो आंसर है जिसने बनाया उसको सजा दे देते कि भाई जो आपने इतने लाखों लोगों का एग्जाम हो रहा है, जो आपने आंसर सीट बनाई है उसमें अगर आंसर गलत है या कंफ्यूजन वाला है तो क्वेश्चन डाला क्यों आपने? अगर डाला तो आपको पहले इसकी एक कॉन्सेंस बना लेना चाहिए। ठीक है अनुराग भाई, इसका जवाब ये होगा। अनुराग, समय की कमी है, मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा। लेकिन सरकार स्टॉप करना नहीं चाहती, करप्शन का बढ़ावा देना चाहती है, अपने हिसाब से अपने लोगों को भर्ती करना चाहती है। अनुराग जी रुकना होगा, रुको भाई। मनोज जी, मेरा प्रश्न फिर वही, इस अंधी सुरंग से हम बाहर निकलेंगे या नहीं, या हम लोग इसको नियति मान के स्वीकार कर लें कि भाई यहां तो ऐसे ही चलेगा। जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है, गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर की साइड जाओ तो लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चलेगी, यूं तो ऐसे ही चलेगी। मान ले ये सुधार का कोई उम्मीद रखे। देखिए अमिताभ जी, उम्मीद पर दुनिया कायम। अच्छा, पहली चीज ये है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भर्ती को कब से हमें लग रहा है पिछले 15 सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से, 2007 से आप बता रहे हैं। तो ये ब्रजेश जी ने जो बात कही थी कि भर्ती बोर्ड की विश्वसनीयता का सवाल है,
और जैसा कि अनुराग भदौरिया अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, इन्हें बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार में कोई भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं था जिसमें जातपात, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद या रुपए लेके भर्ती था। और उसका प्रमाण है ये कि माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने के ज्यादातर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और चेयरमैन हटाए और उनको बेदखल किया। इसका अनिल यादव केस सुधार। दूसरा, इनकी सरकार में एक वाइस चांसलर हुआ करते थे सीएसए में, मुन्ना सिंह करके, उनको करीब 50 भर्तियां कर दी और उन्होंने 100 लोगों से रुपए ले लिए। तो इस बात का टेप हुआ था, टेप बरामद हुआ था लेन देन का, और उसके आरोप में तत्कालीन राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी ने उन्हें हटाया था। इसी की सरकार में था। चलो ठीक, अब क्या करना है मनोज जी? अब क्या होना चाहिए वो बताओ, अब क्या करना है? एक बात हो कि राम राज्य का प्रवचन राम ही दे सकते हैं, रावण राम राज्य की कल्पना करे, ये तो बेकार की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये प्रश्न गलत आ गए की बात है, कोर्ट ने नहीं माना, किसी ने दायर किया, कोर्ट ने नहीं माना, भ्रष्टाचार के किसी मामले पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। सच बात ये है कि ये भर्ती पताऊ गैंग है जो करोड़ों लाखों रुपए कमाता रहा है भर्तियों में, और वो आदत है उसकी। कितनी बड़ी भर्तियां निकली जा रही है उसी सरकार में, और हमें कुछ मिल नहीं रहा 2 रुपया भी। जैसा कि अभी 4-5 लाख का जिक्र अनुराग भदौरिया जी ने किया कि 4-5 लाख लिए जा रहे हैं। तो ये एक उदाहरण बता दें कि भर्ती बोर्ड के किसी सदस्य ने 4 लाख रुपए दिए हो, ऐसा नहीं है। सच बात ये है कि उत्तर प्रदेश की जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 2017 से, ये भर्ती आयोग विश्वसनीय नहीं है। ठीक है मनोज जी, मैं एक छोटा सा उत्तर राधाकांत जी से लूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर बाइंड अप करूंगा इस चर्चा को। राधाकांत जी जल्दी से कहिए अपनी बात। जी, 2 बातें मैं कहना चाह रहा हूं। एक चीज है जो आपने कहा कि इससे कैसे हम निभर सकें, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि रिक्रूटमेंट के संबंधित किसी सारे मुकदमे एक जज के यहां फिक्स हो जाए, उसको सुनवाई करे, और इसको ये मैटर अगर रिक्वेस्ट करने पे कि ये महीने 2 महीने में डिसाइड हो जाए तो सारा प्रकरण निस्तारित हो जाएगा जी। दूसरी चीज मैं बता दूं कि अधिकारियों के प्रति भी, अधिकारियों को भी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागने पे ये सारी स्थितियां आ रही हैं। हम जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि जुडिशरी अगर ना इंटरफियर करती तो अनिल यादव से लेके आज तक होने वाले भ्रष्टाचार को आप कहां देखते? एक पक्ष तो है ये, मैं मानता हूं इस बात को कि डिले हो रहा है, डिले नहीं होना चाहिए, इसका मैं पक्षधर भी हूं, लेकिन आप इस बात पे जरा ध्यान दीजिए कि अगर जुडिशियल इंटरफियरेंस ना हो तो ये भ्रष्टाचारी लोग लोगों को सिलेक्शन भी देते रहेंगे। इस पर भी आप विचार करें। ठीक है थोड़ा कम है। एक मिनट मैं एक छोटी सी रश्मि से मिलूंगी। रश्मि, जांच अच्छी चीज है, लेकिन पूरी नौकरी की अवधि जांच ही चलती रहे। जांच अच्छी चीज है, हर मामले में जांच होनी चाहिए, जांच होती रहे, मुकदमा होता रहे, वकील आते रहे, बहस होती रहे, अदालतें गुलजार रहे, हमारी सब अच्छी चीज है। लेकिन मेरा सवाल है, तहसीलदार के दफ्तर में और स्कूल में पढ़ाएगा कौन? तहसीलदार का काम कौन करेगा? कर्मचारी कहां से आएगा? ये तो इसको जिम्मेदारी रुको भाई राधाकांत जी, रुको। बिल्कुल सही बात है, और इसका एक तोड़ है अमिताभ जी। जी बोलिए जल्दी से। इसका एक तोड़ बड़ा आसान सा है अमिताभ जी की। ऐसे जो भर्ती के मामले होते हैं जो कोर्ट जाते हैं, उसमें एज ए रूल गवर्नमेंट को, कोर्ट्स को ठान लेनी चाहिए कि कोई स्टे नहीं होगा, भर्ती वैसे की वैसी ही चलेगी। अगर भर्ती हो जाने दीजिए, बाद में अगर पता चलेगा कि कुछ गलत हुआ है तो उसे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। भर्ती किसी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट गलत अपॉइंट हुआ है, बाद में आप उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल करिए, करेक्ट कैंडिडेट को अपॉइंट करिए, लेकिन उस एक गलत अपॉइंटेड कैंडिडेट के लिए आपने 70,000 सीट्स खाली छोड़ी हुई हैं। हर दिन हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश का सफर कर रहा है। जी ठीक है, मैं ठीक है, हम संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास समय इजाजत नहीं दे पा रहा, रोक रहे हैं आपको। अमिताभ जी प्लीज। मैं 3 सुझाव दूंगा, बल्कि 4 सुझाव, और आज अदालत को बहुत विनम्रता से, अदालत की सेवा में कुछ बातें जरूर रखूंगा। मेरी छोटी बुद्धि कहती है, जिस बात को रश्मि ने भी अपने अंतिम टिप्पणी में इशारे में कहा, मैं उसको और प्रामाणिकता से कहने की कोशिश करता हूं।
भारत ने जो व्यवस्था चुनाव की प्रक्रिया के लिए तय की है उसी व्यवस्था से भर्ती हो पाएगी। कम से कम उत्तर प्रदेश में ये जान लीजिए, चुनाव की प्रक्रिया वकीलों के आंगन से बाहर कर दी भारत ने। एक बार नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन हो गया तो चुनाव परिणाम तक कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कितना बड़ा वकील हो, कितना बड़ी अदालत हो। चुनाव हो जाएगा, नतीजा आ जाएगा, उसके बाद पिटीशन लेके आना। अगर ऐसा नहीं करते भारत, हम लोग ऐसा नहीं मानते, तो आपको पता है 547 सीटों के लिए लोकसभा में चुनाव होता है। 5 लाख से ज्यादा मुकदमे हो जाते प्रक्रिया, और 1947 से आज तक एक चुनाव भी नहीं हो पाता। दे स्टे। रामलाल का केस निपटता, श्यामलाल का मुकदमा, श्यामलाल निपटते, हीरालाल, फिर मोतीलाल। वकील खुश, अदालतें खुश, जय हो रही थी होती, और देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं आ पाती। इसलिए भारत ने तय किया कि अदालतों को इससे बाहर करो। वैसी ही निष्ठा, वैसी ही जिजीविषा दिखानी चाहिए। भर्ती के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक, ज्वाइनिंग तक, उस प्रक्रिया को जुडिशियल इंटरवेंशन से बाहर रखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका अंतिम परिणाम न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा, क्योंकि चुनाव का अंतिम परिणाम भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, लेकिन अंतिम परिणाम, इन प्रोसेस इंटरवेंशन अलाउड नहीं होना चाहिए। मनोज जी, इस पर सोचिए। इसके लिए विधानसभा को अगर कुछ करना हो वो भी किया जाना चाहिए, अगर लेजिस्लेशन जरूरी हो। दूसरी बात मैं अदालतों से कहूंगा, नहीं राधाकांत जी अब नहीं आ पाएंगे आपके पास। अच्छी बात है अदालती सक्रियता रहे, अदालतें हमें कई अवसरों पर बचाती हैं। जब हम तंत्र से निराश होते हैं तो वहां एक रोशनदान मिलता है। लेकिन यह तय करिए कि जिसका दोष पाया जाए सरकारी मुलाजिम का, उसको जेल भेजने तक की जिम्मेदारी निभाइए। जब तक वो अधिकारी डासना ना पहुंच जाए तब तक जज साहिबान को, सरकार को हुक पर टांगे रखना चाहिए। भाई बताओ आके, बताओ आके, बताओ आके, बताओ आके। और अगर मुझे कोई समझाने की कोशिश करेगा वकील कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाता, तो मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, 10, जिसमें सरकारों ने, अदालतों ने सरकारों से समयबद्ध कार्रवाई करा ली 24 घंटे में, 48 घंटे में। केंद्रीय सरकार से मैं 10 उदाहरण बता दूं, किसी का बहाना नहीं चला। उन्होंने कहा कल गृह सचिव आएंगे, नहीं तो वकील साहब पहुंचे, बोले हाजिरी माफ कर दो, बोला गृह सचिव को बुलाइए, बोले नहीं मानेंगे तो हम जेल भेज देंगे। वैसा तेवर क्यों नहीं दिखाया? अनिल यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जांच होगी, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। क्या अदालत के इख्तियार में ये नहीं था कि कहते अनिल यादव को जेल भेजो, इनको खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ? राष्ट्र के खिलाफ इससे बड़ा द्रोह क्या हो सकता है अगर आपने मान लिया कि इन्होंने गलत किया? ऐसे 100 उदाहरण मैं दे सकता हूं। तीसरी बात मैं कहूंगा, अगर अदालत को यह लगता है, मैं देखता हूं एक पिटीशन पर 6 महीने गुजर गए, 6 महीने वकीलों का उस पर वाद विवाद चला, अंत में माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, यह अपील, यह लिटिगेशन, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह अदालत का समय खराब करने के लिए दायर की गई थी। अब बताइए 6 महीने तो गए, केवल अदालत के ही नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश के भी 6 महीने गए, और करोड़ों रुपया का बारह न्यारा हो गया वकील साहिबान के फीस में। जरा कितनों की पायल बिक गई, कितनों के कंगन बिक गए। ये बात पहले दिन क्यों नहीं समझ ली? अच्छा मान लीजिए 6 महीने बाद भी समझी, क्या आपने 10, 20, 50 एप्लीकेंट्स को यह कहा कि भाई इन पर इतना जुर्माना लगाइए कि नजीर हो जाए ताकि दोबारा कोई नहीं आए? नहीं किया ना। यह होना चाहिए, यह करना होगा। इसके बिना नान्यः पंथा एनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं।
2 लाख सिपाही की भर्ती होती है, अचानक पता लगता है करप्शन हुआ, रद्द हो गई। फिर नून तेल लकड़ी जुटाओ, फिर गृहस्थी बसाओ। जब तक किनारे पर पहुंचो तब तक पता लगा बाढ़ आ गई, भर्ती बह गई। ये कब तक, ये सिलसिला कब तक? ये ठीक नहीं। आज इस मंच से मैं बिना राजनीतिक टीका टिप्पणी की ये बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है, देखें क्या ये राज्य से संभव है या केंद्र का इंटरवेंशन चाहिए इसमें, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया को चुनाव की प्रक्रिया की तरह बनाइए। ऑनगोइंग प्रोसेस में अगर अदालतों का इंटरवेंशन और लिटिगेशंस के लिए आप रास्ता खुला रखेंगे तो लिख लीजिए मेरी बात, इस देश में बड़े काबिल वकील हैं, भर्ती पूरी कभी नहीं हो पाएगी, कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। और जब हमने चुनाव के लिए, मेरे पास तो आइडेंटिकल उदाहरण है, जब हमने चुनाव के लिए निर्णय किया तो इसीलिए किया था ना, यही क्षमता जानते हुए इस देश के लोगों की मुकदमेबाजी की, कि इतने मुकदमेबाज आ जाएंगे। अरे करना क्या है, 5,000 रुपए का पर्चा भरना है एमएलए के चुनाव में, उसके बाद मुकदमा ठोक देना है, चुनाव नहीं हो पाएगा। यही ना पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोक देता कोई आदमी मैलाफाइड इंटेंशन से। इसलिए भारत ने तय किया कि अदालतों का हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दो, वो भी एक रास्ता है। जुडिशियल इंटरवेंशन वहां भी खत्म हो जाएगा। और रोज रोज तो नहीं हो सकता, मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि ये प्रक्रिया बाबुओं के हाथ से गुजरती है। लेकिन प्रक्रिया तो पूरी हो। बाद में जिसने गलत किया उसको फांसी चढ़ाइए, उसका घर कुड़क करिए, उसे रिकवरी करिए। लेकिन लाखों लाख बच्चे अधर में झूलते रहे, उनके माता पिता अभिशप्त हो जीने के लिए इन परिस्थितियों में। कोई अपनी मां की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पा रहा, लेकिन वकील को पैसा दे रहा है। कोई अपनी बहन की शादी नहीं करवा पा रहा, शादी करा लिया तो गौना नहीं कर पा रहा, लेकिन मुकदमा लड़ रहा है। यह परिस्थिति बदलिए, कृपा करके परिस्थिति बदलिए। ये हमारे आपके बच्चे हैं, हम कौन सा उत्तर प्रदेश इनके लिए छोड़कर जाना चाहते हैं? और इस सबसे हटके एक व्यवहारिक सवाल, अगर हम निष्पक्ष और सुरक्षित भर्ती, समयबद्ध भर्ती नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश चलेगा कैसे, ये भी जान लीजिए। 3 करोड़ के आसपास बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एनरोल्ड होते हैं, 2.5-3 करोड़। उनको कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? उनको ऐसे ही छोड़ दे, एक स्कूल एक मास्टर? नहीं, 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन की जानकारी है। और मुकदमाबाजी चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। मैंने तो आज एक पिटीशन फिर हाई कोर्ट में देखी, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोई तारीख लगा दी, बोले नोटिस जारी करो। बोले जी फला को आरक्षण इसमें क्यों नहीं दिया गया? बोले अच्छा ठीक है, ये भी है, आ जाओ। और एक बात जो शायद रश्मि ने ही कही थी, वो भी मुझे व्यवहारिक लगती है, या शायद ओझा जी ने कही, कि हाँ शायद ओझा जी ने कही, कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो फौरी तौर पर इतना तो हो ही जाए, भर्ती से, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़े सारे मामलात अदालतें ये तय, हाई कोर्ट ये तय करे कि 30 दिन के भीतर उनका निस्तारण करेंगे। एक ही बेंच रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, समयबद्ध निस्तारण 30 दिन के भीतर, भर्ती गो हेड या भर्ती कैंसिल, बीच का रास्ता नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मेहा रश्मि जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, राधाकांत ओझा जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का आलम यह कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में तमाम अभ्यर्थी इंतजार में बैठे, और ऐसा लगता है कि बीमारी सब जानते हैं, बीमारी का इलाज भी जानते हैं, लेकिन इलाज कोई या तो करना नहीं चाहता या फिर कुछ और। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आर9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। कोई चैनल ना अखबार बताता है,
कौन भला असली समाचार दिखाता है? R9 टीवी आर पार दिखाता है। R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए। काम बहुत है, वक्त है